हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सीनिक अकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारा 1 फरवरी 2023 का पेपर है। हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर है सीटेट एग्जाम का। ठीक है, हमने कल सीडी पे करा दी थी, ना देखिए तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा गद्यांश आता है, तो हम चलिए उसको पढ़कर भी उसके जो प्रश्न पूछे गए उसके आंसर देंगे। हमारा गद्यांश कह रहा है कि बात 20वीं सदी की शुरुआत की है। दक्षिण भारत के एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक विद्यार्थियों को भाग देने की विधि समझा रहे थे। यानी कि बहुत सदी पहले, यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत की बात यह है कि हमारे दक्षिण भारत में एक जो विद्यालय है वहाँ मैथमेटिक्स यानी कि गणित की क्लास चल रही थी, और जो अध्यापक थे वह विद्यार्थियों को कैसे भाग दिया जाता है इसकी विधि समझा रहे थे। तब अध्यापक ने बताया कि अगर 4 आम को 4 बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। मतलब उन्होंने कहा कि जो 4 बालक हैं उनको हम 4 आम बांटेंगे तो हर एक बालक को कितने आम मिलेंगे? 1 आम मिलेगा। इसी तरह में अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। ऐसे ही मैं 10 व्यक्तियों को 10 आम दूं तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। आगे वह बोले, अगर किसी संख्या का उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल हमेशा एक ही होता है। कक्षा के एक मेधावी छात्र को इस सूत्र की गलती समझ में आ गई। उसने पूछा, महोदय, अगर 0 आमों को 0 व्यक्तियों में बांटा जाए तो क्या प्रत्येक को 1 आम मिलेगा? इस असाधारण प्रश्न को सुनते ही अध्यापक कुछ विचलित से हुए। वे डांट कर बोले, 0 का कोई मान नहीं होता। विद्यार्थी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, महोदय, 0 का मान होता है। अगर 2 के दाईं ओर हम एक 0 रख दें तो 20 हो जाता है। इसी में एक और 0 बढ़ा दें तो 200 हो जाता है। ये विद्यार्थी आधुनिक युग में भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहलाया। तो ये हमारी थी व्याख्या। इससे रिलेटेड कुछ पूछे जाएंगे प्रश्न, वही आपको बताने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, अब विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे? ऑप्शन ए है जोड़ की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है घटा की प्रक्रिया, ऑप्शन सी है भाग की प्रक्रिया, ऑप्शन डी है गुणा करने की प्रक्रिया। तो मैंने अभी आपको ये जो था, अब मैंने आपको एक गद्यांश पढ़ कर सुनाया था, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग करने की प्रक्रिया। जो मास्टर साहब थे वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे? वो भाग करने की प्रक्रिया समझा रहे थे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है? मतलब हमने जो आपको गद्यांश पढ़ाया इसमें बताया गया था कि भारत के कौन सा भाग था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसका ये प्रसंग था। तो ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी है पूर्वी भारत, ऑप्शन डी है पश्चिमी भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी भारत। ये किसका प्रसंग था? ये दक्षिणी भारत का प्रसंग था। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त गद्यांश में भारत के दक्षिणी भारत क्षेत्र के एक विद्यालय में गणित की कक्षा का प्रसंग था। हाँ, मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी और वहीं का प्रसंग था, और कहाँ का भारत था? दक्षिणी भारत का था। उसने पहले ही बता दिया था। अच्छे से व्याख्या पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब ये जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति करनी है गद्यांश के आधार पर। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में डैश किया जाए तो प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे? तो प्रत्येक तो 1 आम मिलेगा। ऑप्शन ए है विभाजित, ऑप्शन बी है वर्गीकृत, ऑप्शन सी है विकसित, और ऑप्शन डी है वर्णित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभाजित। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में हम विभाजित करेंगे तो प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे? 1 आम मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया थी? यानी छात्र ने जो क्वेश्चन किया था उसको सुनकर टीचर ने क्या किया था, क्या अपनी प्रतिक्रिया दी थी? ऑप्शन ए है अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए, ऑप्शन बी है अध्यापक बहुत निराश हुए, ऑप्शन सी था अध्यापक कुछ विचलित से हुए, ऑप्शन डी था अध्यापक कुछ क्रोधित से हुए। हमने देखा था ना कि अध्यापक क्या हो गए थे, थोड़े से विचलित हो गए थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हमारा गद्यांश बहुत ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें कहाँ मिल जाते हैं? गद्यांश में ही मिल जाते हैं। हमें अच्छे से पढ़ना होता है। अगला कह रहा है कि अध्यापक ने विद्यार्थी को क्या उत्तर दिया? ऑप्शन ए है शून्य जैसी कोई अवधारणा नहीं है, ऑप्शन बी है शून्य का कोई मान नहीं होता,
ऑप्शन सी है शून्य का शून्य से विभाजन हो सकता है, और ऑप्शन डी था कि शून्य को गिनती में नहीं रखा जा सकता। तो अध्यापक ने विद्यार्थी से क्या कहा था कि शून्य का कोई मान नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि शून्य का कोई मान नहीं होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई क्योंकि ऑप्शन ए का कि छात्र को प्रश्न करने की आदत थी, ऑप्शन बी है कि छात्र को अध्यापक की बात समझ नहीं आ रही थी, ऑप्शन सी है कि अध्यापक ने छात्र को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया, और ऑप्शन डी था कि छात्र को अध्यापक के बनाए सूत्र में गलती नजर आई थी। तो हमने क्या देखा था, जो हमारा स्टूडेंट था उसको अध्यापक के बनाए सूत्र थे उसमें गलती नजर आई थी, इसलिए उसने प्रश्न किया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्यों हुई थी? क्योंकि छात्र को अध्यापक के बनाए सूत्र में क्या नजर आई थी? मिस्टेक नजर आई थी। ठीक है, सातवां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन बी है विद्यार्थी, ऑप्शन सी है मेधावी और ऑप्शन डी है असाधारण। तो सर्वश्रेष्ठ, मेधावी और असाधारण एक जैसे ही होते हैं, लेकिन विद्यार्थी डिफरेंट हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद बहुत ही ज़्यादा इजी है पर इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बताइए, ऑप्शन ए है विद्या प्लस आले, ऑप्शन बी है विद्ध प्लस आले, ऑप्शन सी है विद्या प्लस आले, ऑप्शन डी है विद्ध प्लस आले। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्या प्लस आले। और यहाँ पे दीर्घ संधि है, यहाँ विद्या प्लस आले आ मिलकर बड़ा आ हो गया है, इसलिए विद्या प्लस आले, और यहाँ पे दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा व्याख्या कह रही है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आले, और यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि की परिभाषा और उदाहरण, दो शब्दों के मेल के दौरान जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी अमुक स्वर का ही लघु या दीर्घ रूप हो तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उसी अमुक स्वर का ही दीर्घ स्वर उच्चारित हो तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। जैसे कि धर्मार्थ में धर्म प्लस अर्थ और स्वार्थी में स्व प्लस आर्थी। ठीक है, और मतानुसार में मत प्लस अनुसार। आगे बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मविश्वास का समास विग्रह है। ऑप्शन ए है आत्मा और विश्वास, ऑप्शन बी है आत्मा से विश्वास, ऑप्शन सी है आत्मा का विश्वास और ऑप्शन डी है आत्मा पर विश्वास। सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी आत्मा पर विश्वास। आत्मविश्वास मतलब हमारी अपनी आत्मा पर विश्वास। ठीक है, वो कहते हैं उन्होंने आत्मविश्वास, उन्होंने अपनी आत्मा पर विश्वास है। हमारी व्याख्या कह रही है कि आत्मविश्वास का समास विग्रह आत्मा पर विश्वास होगा। आत्मविश्वास अर्थात आत्मा पर विश्वास, इस शब्द में पर विभक्ति का लोप होने के कारण अधिकरण तत्पुरुष समास है। यहाँ पे क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास। आत्मविश्वास का अर्थ है कि अपनी शक्ति और योग्यता पर विश्वास। किस पर? हमारी स्वयं की जो शक्ति होती है उस पर हमें अपनी योग्यता और क्षमता पर विश्वास होना। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो पूछ लेता है तत्पुरुष समास में क्या होता है? तो वह समास जिसमें पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। अब हमारा क्या आ गया है? काव्यांश आ गया है। हमारे टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे सीटेट एग्जाम में हिंदी के, जिसमें से 15 इसकी पेडागोजी के होंगे और 15 इसके सब्जेक्टिव होंगे, जिसमें 5 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का पद्यांश और 5 नंबर की हमारी हिंदी आएगी। ठीक है, काव्यांश कह रहा है हमारा अगला कह रहा है कि काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उसके लिए में सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो हमारा काव्यांश कह रहा है कि यथा समय मुकुलित हो, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे आम और जामुन, लीची और कटहल, लीची और कटहल। तो फिर मैं ही बांझ रहूं, मैं ही ना दे पाऊं परिणत प्रज्ञा का अपना फल, ये कैसे होगा? यह क्यों कर होगा? सलिल को सुधा बनाए तटबंध, धारा को मुदित करे नियंत्रित नदियां। तो फिर मैं ही रहूं निर्वेद, मैं ही रहूं अनियंत्रित। और ऊपर दिया गया जो काव्यांश था उसमें हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर देने हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि काव्यांश में किन फलों के पुष्पित होने की बात कही गई है? हमने जो भी काव्यांश पढ़ा उसमें वो कौन सा था फल जिसको पुष्पित होने की बात कही गई थी? ऑप्शन ए है आम, लीची, पपीता, ऑप्शन बी है आम, सहतूत, कटहल,
ऑप्शन सी है आम, जामुन, लीची और ऑप्शन डी है आम, कटहल, सेब। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए कौन से थे, आम, जामुन, लीची और कटहल। ठीक है, आपको व्याख्या देखकर चलनी है कि आम, जामुन, लीची और कटहल। तो देखिए इसमें आम, लीची नहीं था, इसमें देखो सहतूत नहीं था, इसमें सेब नहीं था, तो आम, जामुन, लीची, ठीक है, और कटहल ये थे हमारे, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात कही गई है, यानी कवि के द्वारा स्वयं वो कौन सा फल था जिसको देने की बात कही गई थी। ऑप्शन ए है योम क्षेम का फल, ऑप्शन बी है भावनाओं का फल, ऑप्शन सी है आशाओं का फल और ऑप्शन डी है बुद्धि और प्रतिभा का फल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धि और प्रतिभा का फल। कवि द्वारा स्वयं जो है वो बुद्धि और प्रतिभा का फल देने की बात कही थी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि किन पत्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है। ऑप्शन ए यह क्यों कर रहा होगा, ऑप्शन बी यथा समय पुष्पित हो, ऑप्शन सी मैं ही ना दे पाऊँ, ऑप्शन डी तो फिर मैं ही बांझ रहूं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो फिर मैं ही बांझ रहूं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है। ठीक है, हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के आनंदित करने में किसका योगदान है। ऑप्शन ए है नदियों का, ऑप्शन बी है मिट्टी का, ऑप्शन सी है बुद्धि का, ऑप्शन डी है मनुष्य का। तो पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान था, नदियों का। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी व्याख्या कह रही थी कि क्योंकि इसमें हमारा काव्यांश कह रहा था कि सलिल को सुधा बनाए, तटबंध धारा को मुदित करे नियंत्रित नदियाँ। ठीक है, आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है। ऑप्शन में है आम और जामुन, लीची और कटहल, ऑप्शन बी है तो फिर मैं ही बांझ रहूं, ऑप्शन सी है यथा समय पुष्पित हो और ऑप्शन डी है ये कैसे होगा। तो सृजन का भाव किस में झलकता है कि यथा समय पुष्पित हो। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यथा समय से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है समय के अनुसार, ऑप्शन बी है समय के आद, ऑप्शन सी है अचानक और ऑप्शन डी समय से पहले। ये बाद नहीं, बाद है, समय के बाद। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है समय के अनुसार। यथा समय मतलब समय के अनुसार। यहाँ पे कौन सा समास है, विभाव समास है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यथा हमारी व्याख्या कह रही है कि यथा समय से तात्पर्य है समय के अनुसार तथा इसमें अविभाव समास है। मैंने अभी आपको बताया, जिस समास का पहला पद कोई अव्यय यानी कि आविकारी शब्द होता है उस समास को हम अविभाव समास कहते हैं। जैसे कि यथा समय समस्त यथा और समय के योग से बना है, इसका पूर्व पद यथा अव्यय और इसका विग्रह होगा समय के अनुसार। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बताइए लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं, ऑप्शन बी है बोली और भाषा एक ही है, ऑप्शन सी है एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं और ऑप्शन डी है बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। तो बताइए कौन सा हमारा सही है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। ये भाषा के बारे में सही है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। भाषा के बारे में सही कथन है, एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती हैं लेकिन एक बोली के अंदर अनेक भाषा नहीं हो सकती। एक भाषा के विभिन्न बोलियां बोलने वाले परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, किंतु विभिन्न भाषाएं बोलने वाले एक दूसरे की समझ नहीं सकते, अर्थात भाषाओं की विभिन्न बोलियों में बोधगम्यता आती है। जैसे खड़ी बोली में जाता हूँ, बोलने वाला ब्रज भाषा का जान लो आसानी से समझेगा, लेकिन अंग्रेजी का आएगी नहीं समझ सकेगा। ये डिफरेंस होता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि निपुण क्या है। तो आपको बताना है कि जो निपुण है वो क्या है। ऑप्शन ए है कि ये विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है, मतलब जो विद्यार्थी हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शिक्षा का कार्यक्रम है ये निपुण। ऑप्शन बी कह रहा है कि विद्यालयों के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुक्त करने का कार्यक्रम है। ऑप्शन सी है कि यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है और ऑप्शन डी है ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है।
निपुण क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये हमारा व्याख्या कह रही है कि निपुण मिशन विद्यालय के जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान को समुन्नत करने का कार्यक्रम है। नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के जो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं, 2021 प्रीवियस ईयर का है तो उसी का दे रहा है। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, निपुण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस बाहरी कौशल कहेंगे, किसे बाहरी कौशल कहेंगे? ऑप्शन ए पठन और श्रवण, ऑप्शन बी है पठन और वाचन, ऑप्शन सी है लेखन और श्रवण, ऑप्शन डी है लेखन और वाचन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पठन और श्रवण। ठीक है, पठन और श्रवण को हम बाहरी कौशल कहेंगे। पठन कौशल क्या होता है? लिखी गई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल कहलाता है। मतलब कोई सामग्री हम पढ़ रहे हैं और उसको ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पठन कौशल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि श्रवण कौशल अच्छा क्या होता है ये भी जान लो। किसी का वाचन सुनने और सुनकर अर्थ और भाव को समझने की क्रिया ही श्रवण कौशल कहलाती है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि जबकि वाचन और लेखन अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभाषावाद क्या है? तो बताइए जो बहुभाषावाद है वो क्या है? ऑप्शन है कि विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, ऑप्शन बी है कि कार्यालयीय भाषा में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, और ऑप्शन डी है विद्यालयों के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो बताइए बहुभाषावाद क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि बहुभाषावाद यानी कि विद्यालय में शिक्षार्थियों की जो भाषाएं होती हैं उनका शिक्षण अधिगम है। बहुभाषावाद या बहुभाषिता से तात्पर्य एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से है। किसी बच्चे द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग ही बहुभाषावाद कहलाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन चलाने वाले अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं? ऑप्शन ए शिक्षण सामग्री, ऑप्शन बी है वास्तविक सामग्री रेलिया, ऑप्शन सी है वास्तविक वस्तुएं, ऑप्शन डी है प्रदत्त कार्य। तो कक्षा 2 का एक विद्यार्थी है, उस पर अध्यापक ने कहा है कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु और वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। तो ये क्या कहलाती है? वास्तविक सामग्री। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती, पढ़ लेती है। वे क्या करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए संकेत बनाना, ऑप्शन बी है संकेत खोलना, ऑप्शन सी है अर्थ निर्माण, ऑप्शन डी है अर्थ के लिए पठन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संकेत खोलना यानी कि डी कोडिंग। ठीक है, कक्षा 3 की एक बालिका है, वो शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है यानी कि उसे पढ़ लेती है। तो वह क्या करने का प्रयास कर रही है? वो डिकोडिंग यानी कि संकेत खोलने का प्रयास कर रही है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर का कि पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कांटे बना सके, चित्रकारी कर सके। बच्चों की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए आरंभिक साक्षरता, ऑप्शन बी है हाथ ताक समन्वय, ऑप्शन सी है लेखन विकास और ऑप्शन चित्रकारी सीखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरंभिक साक्षरता। ठीक, पहली कक्षा की अध्यापिका जो है वो कक्षा की दीवारों पर वो जगह छोड़ देती है और चित्रकारी कर सके, बच्चे कीरम कांटे बना सके, नहीं चित्रकारी कर सके। तो बच्चों में वो आरंभिक साक्षरता की गतिविधि लाना चाहती है। ठीक है, हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सार्वभौमिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया, जैसे कि आप
क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं और उसमें निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए है बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन बी है लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन सी है पाठ के बाहर के प्रश्न, ऑप्शन डी है खुले अंत वाले प्रश्न। तो आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं उसको लिखना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुले अंत वाले प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वे प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। ये पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? ऑप्शन ए है प्रामाणिक सामग्री, ऑप्शन बी है प्राकृतिक सामग्री, ऑप्शन सी है सृजित की गई सामग्री, ऑप्शन डी है पर्यावरणीय सामग्री। तो कक्षा 4 की अध्यापिका है वो अपने शिक्षार्थियों का क्या कहती है कि पाठ्य सामग्री देती है और प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद जो है वो लिखने को कहती है। तो ये सामग्री सी से हो जाएगा कि ये सृजित की गई सामग्री के अंतर्गत आएगी। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है प्रदत्त कार्य, ऑप्शन बी है समूह कार्य, ऑप्शन सी है परियोजना कार्य, ऑप्शन डी है सहपाठी कार्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परियोजना कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं में समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को नाम बताइए। ऑप्शन ए है भाषा सम्मेलन, ऑप्शन बी है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऑप्शन डी है भाषा संगम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा संगम। विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को सम्मानित करने वाले सरकार के कार्यक्रम का नाम भाषा संगम है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यालयी बच्चों में यानी कि विद्यालय के जो बच्चे हैं उनमें भारतीय भाषाओं को सम्मानित करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम क्या है? भाषा संगम है। ये भाषा संगम पहले स्कूली बच्चों को उनकी मातृभाषा के अलावा भारतीय भाषाएं सीखने के लिए बुनियादी बातचीत कौशल प्रदान करेगी। ठीक है, भारत के छात्रों को देश के अधिकतर भाषाओं से परिचित करवाने के उद्देश्य से हाल ही में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत भाषा संगम नाम का पहल शुरू किया। इसकी शुरुआत 27 नवंबर 2018 से हुई है। ठीक है, हमारे हिंदी में सबसे पहले गद्यांश से क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़ना है फिर उसके आंसर्स देने हैं। ये सबसे इजी होते हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना होता है। हमारा गद्यांश कह रहा है कि डार्विन का कहना था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। इस महाभारत में वही बचेगा बुद्धि और शरीर से सबसे अधिक सबल और सक्षम होगा। कमजोर धीरे धीरे नाबूद हो जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यह आधार मान्यता ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है कि अंत में विनम्र और विनयशील ही बचेंगे। जबर आपस में लड़ भिड़ कर समाप्त हो जाएंगे। मार्क्स ने भी जीवन को अमीर गरीब के बीच संघर्ष के रूप में ही देखा है। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा मूलतः ये मानकर चलती है कि संपूर्ण पृथ्वी आदमी के हाथों में सौंप दिया गया है। एक ऐसा अकूत खजानों का हिस्सा है, उसका एक छत्र मालिक नहीं। यह विवेक एक दूसरे की अनुभूति देता है, न केवल भारतीय बल्कि संपूर्ण पूर्वी विचारधारा में ये बोध व्यास दिखाता है कि प्रकृति केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है। हमें उसके विरुद्ध नहीं उसके साथ चलना है। वह पोषक है, मनुष्य कहीं ज़्यादा निरीह और कोमल प्राणियों की पालक। दम्भ ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, आत्मघाती है। पिछले 2 महायुद्धों में जो नस्तानाबूद हुआ वह मनुष्य का मिथ्या दम्भ की सर्वश्रेष्ठ होने का ये उन्माद आगे बढ़ता जाए की सीमा तक पहुंच सकता है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नस्तानाबूद शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फारसी। जो नस्तानाबूद शब्द है वो फारसी भाषा का है। ठीक है, हमारी व्याख्या की रही है कि नस्तानाबूद शब्द फारसी भाषा का है।
और शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषा से हमारी भाषा में आ जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य। इनमें से कौन सी भाषा है मुख्य? अरबी भाषा है, फ्रांसीसी भाषा है, फारसी है, तुर्की, अंग्रेजी है, पुर्तगाली, ये सभी भाषाएं हैं विदेशी भाषाएं। फारसी भाषा के अन्य शब्द हैं अफसोस, आबरू, आवारा, आतिशबाजी, दरबार आदि। तो आपसे कोई पूछे कि फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, तो एक तो आता है नस्ता नाबूद, इसके अतिरिक्त अफसोस, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, आबरू, तुम्हारी वो कहते हैं आबरू, हमारे घर की आबरू बचा लेना, आवारा, आवारा कुत्तों की तरह घूमते रहते हो, आतिशबाजी, आतिशबाजियों का शोर, और दरबार यानी कि दरबार लगा है। ठीक है, ये सब कैसे हमारे शब्द हैं, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सब हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर गरीब में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। जो अमीर गरीब है उसमें द्वंद्व समास है। वे शब्द जो एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे कि अमीर गरीब, माता पिता, रात दिन, ये दूसरे के विलोम है, और साथ ही इसमें ऐसे करके लगा होता है कि दोनों के बीच में तुलना, दोनों के बीच एक समान होते हैं, जैसे कि दोनों के अपना एक महत्व होता है, जैसे अमीरों का महत्व है, गरीबों का महत्व है, दिन का महत्व है, रात का महत्व है, माता का महत्व है, पिता का महत्व है, तो एक दूसरे के विलोम होते हैं और समान महत्व के होते हैं, वो हमारे द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या कह रही है कि अमीर गरीब में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, यानी कि जितने भी पद होते हैं वो इस द्वंद्व समास में एक समान होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। अब द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे कि राम कृष्ण में राम और कृष्ण, अमीर गरीब में अमीर और गरीब। ठीक है, ये सब हमारे क्या हुए हैं? द्वंद्व समास। फिर हमारा क्या आता है? कर्मधारय है। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समान अधिकारण हो, उन्हें अर्थात विशेषण और विशेष्य का भाव हो, ऐसे समास जिसमें विशेषण और विशेष्य का भाव होता है समास होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत क्या शब्द है? तो ऑप्शन ए है संज्ञा है, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है क्रिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण। ये शब्द जो किसी की विशेषता बताए उन्हें हम कहते हैं विशेषण। इसमें अकूत खजाने में जो अकूत है वो किसकी विशेषता बता रहा है? खजाना की, इसीलिए अकूत जो होगा वो विशेषण होगा। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत विशेषण शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि संज्ञा और सर्वनाम होता क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपने बचपन में ही परिभाषा पढ़ी होगी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु अथवा किसी भी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम राम, सीता आदि। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे कि राम, सीता, किसी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम उस विकारी शब्द को है जो किसी संज्ञा के बदले आता है, जैसे मैं, तुम, ये, वे। वैसे ही सर्वनाम होता है जो किसी संज्ञा के बदले आता है, वो होता है सर्वनाम। जैसे कि सीता जा रही है तो इसकी जगह पे हम कह सकते हैं कि वह जा रही है। वह किसके स्थान पर आया? सीता के अनुसार पर। राम जाता है, वह जाता है, तुम जाते हो, ये होता है, वह होता है। तो ये सब किसी के नाम की जगह पे होते हैं। और हम कहें कि सीता जाती है, सीता पढ़ती है, सीता लिखती है, तो अच्छा नहीं लगेगा ना बार बार किसी संज्ञा का प्रयोग करना। तो उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। सीता जाती है, वह पढ़ती है, वह लिखती है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग करें उन्हें सर्वनाम कहते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निरीही का पर्यायवाची है। तो एक निरीही शब्द है, उसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है चालाक, ऑप्शन बी है चापलूस, ऑप्शन सी है मजबूत और ऑप्शन डी है बेचारा। तो निरीही का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी बेचारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निरीही का मतलब क्या होता है? बेचारा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या कह रही है कि निरीही का पर्यायवाची बेचारा है। निरीही के अन्य पर्यायवाची है सीधा साधा, निर्दोष, निरभिलाष, निराकांक्ष, निष्काम आदि। ठीक है, निरीही का मतलब होता है बेचारा, बहुत ही जो जिसने कोई मतलब बहुत सीधा साधा हो उसे हम कहते हैं बेचारा। निर्दोष, जिसने कोई दोष ना किया, और निराभिलाष, जिसकी कोई अभिलाषा ना हो, जिसकी कोई आकांक्षा ना हो, निराकांक्ष और निष्काम। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसका विलोम होता है चालाक, बहुत ही चालाक बन, जैसे कि कुशल, प्रवीण, होशियार, चतुर, निपुण, बुद्धिमान आदि। ठीक है, ये सब चालाक के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? कुशल, प्रवीण, होशियार, चतुर, निपुण, बुद्धिमान आदि। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि डार्विन का विचार कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। तो डार्विन का विचार क्या था कि जीवन जो है वो एक लगातार संघर्ष है। ऑप्शन ए है किसके बीच, हमारी बुद्धि और हमारे शरीर के बीच। ऑप्शन बी है जीव और प्रकृति के बीच। ऑप्शन सी है अमीर और गरीब के बीच। और ऑप्शन डी है विनम्र और जबर के बीच। तो बताइए हमारी बॉडी के बीच या फिर हमारे माइंड किसके बीच में है जीवन एक लगातार संघर्ष, जीव और प्रकृति के बीच में है, कोई अमीर और गरीब के बीच है कि विनम्र और जबर के बीच है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीव और प्रकृति के बीच। ठीक है, डार्विन का विचार था कि जीवन जो है वो जीव और प्रकृति के बीच एक लगातार संघर्ष है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि डार्विन का विचार है ईसाई मत के। ऑप्शन ए विरुद्ध है, ऑप्शन बी है पक्ष में है, ऑप्शन सी है न पक्ष में है न विरुद्ध है, और ऑप्शन डी है समतुल्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विरुद्ध है। जो डार्विन का विचार है वो ईसाई मत के कैसे है, विरुद्ध है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए ऑप्शन ए अकूत खजाना है, ऑप्शन बी है एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है, ऑप्शन सी है वे इस खजाने का हिस्सा है, और ऑप्शन डी है उसका एक छत्र मालिक नहीं है। तो बताइए वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में जो प्रकृति है नेचर है मनुष्य के लिए क्या है, एक अधिकार पूरा रूप से अकूत क्या है, खजाना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है। ऑप्शन ए है वे केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है, ऑप्शन बी है वे विरुद्ध नहीं साथ भी है, ऑप्शन बी है मनुष्य के साथ साथ निरीह प्राणियों की पोषक है, और ऑप्शन डी है मनुष्य सतत संघर्षरत है। तो बताइए 8वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि भारतीय विचारधारा में भारत की विचारधारा के अनुसार जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, उसकी कौन सी धारणा सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वे मनुष्य से सतत संघर्षरत है, ये हमारा बिल्कुल सही नहीं है। वे भक्षक नहीं रक्षक भी है, विरुद्ध नहीं साथ भी है, मनुष्य के साथ साथ निरीह प्राणियों की पोषक है। तीनों सही है लेकिन डी वाला सही नहीं है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दंभ ने। ऑप्शन ए उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया है, ऑप्शन बी है प्रकृति पर आधारित जमाया है, ऑप्शन सी है 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है, और ऑप्शन डी है उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है। तो मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम ने, यानी कि मनुष्य जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इस बात का उसे अभिमान है, घमंड है। इस बात ने क्या किया है कि 2 महायुद्धों के लिए उसे क्या बनाया है, उत्तरदायी बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है, और अगला भी हमारा गद्यांश से ही पूछा गया है, ये गद्यांश नहीं काव्यांश से पूछा गया है। तो एक हमारा जो होगा पूरा गद्यांश आएगा 5 नंबर का, और एक हमारा काव्यांश आएगा 5 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर के आ जाएंगे। 5 नंबर की हमारी पूरी जो इतनी भी हिंदी आएगी। ठीक है, और 15 नंबर की हिंदी की पेडागोजी आएगी। तो सही अच्छे से याद कर लेना, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना हिंदी में। 15 नंबर की हिंदी की पेडागोजी तैयार कर लेना, और 5 नंबर का इसका काव्यांश और 5 नंबर का गद्यांश। गद्यांश और काव्यांश तो आपको नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैसा आएगा उसे आगे आपको अच्छे से उसे पढ़ना होगा, और 5 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। ठीक है, मतलब आपका जो विलोम पर्यायवाची इन सबसे पूछा जाएगा। तो याद रखना पेडागोजी इसमें मेन है, तो वो 15 नंबर की अच्छे से कर लेना। आगे हमारा 10 से 15 नंबर तक काव्यांश है, उसे पढ़ना है, उसके सही उत्तर तुम्हें दिखने हैं। तो चलो काव्यांश पढ़ो। इतना डर है बिखरा हुआ कि मन में आता है, तुम्हें बीच के अंतर मन में छिपे अंकुर सा, अपने भीतर ही पालूं तब तक जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ ना हो जाओ। फिर लगता है कि क्या तब तुम झेल सकोगी धूप के ताए, हवा की थपेड़े, बिजली के गर्जन तर्जन को, क्या जमा सकोगी अपने पांव पृथ्वी पर मजबूती से। डर डर कर भी बिटिया इतना तो जान चुकी हूँ अपने दम पर कि तुम्हें बीज की तरह उड़ना पड़ेगा अपने बूते की। ठीक है, तो ये हमारा था काव्यांश। इसका क्वेश्चन 10वें नंबर का, अपने हिस्से की धूप, हवा और नमी पर हक जमाते अंतर मन में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए स्वर संधि है, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि है, ऑप्शन सी है यड़ संधि है, और ऑप्शन डी है विसर्ग संधि है। तो बताइए अंतर मन में कौन सी संधि है, बताइए भैया अंतर मन में कौन सी संधि है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विसर्ग। अंतर मन में विसर्ग संधि है। हमारी संधियाँ 3 होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है,
हमारी व्याख्या कह रही है कि अंतर मन में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि होती है। यानी कि जो विसर्ग के साथ जब स्वर और व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो जो हमारी विसर्ग संधि होती है। नियम, यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो या ए रा ला वा हा हो तो विसर्ग के अंत में रा हो जाता है। जैसे कि अंतर मन में अंत प्लस मन और दुर्गंध में दू प्लस गंध। ठीक है, ये हमारी क्या है? विसर्ग संधि के हैं उदाहरण। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि गर्जन तर्जन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो देख लो भैया, संधि और विसर्ग ये सब याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गर्जन तर्जन में हमारा जो साफ दिख रहा है ये है द्वंद्व समास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक तो इसमें ऐसे करके ये लगा हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों समान रूप से हैं, दोनों की विशेषताएं गर्जन और तर्जन की सेम है और एक दूसरे के विलोम भी लग रहे हैं, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गर्जन तर्जन में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का कोई पद प्रधान, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, बाग युद्ध, देशभक्ति, जन्मान, ये सब तत्पुरुष समास हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि धूप, हवा और नमी प्रतीक है। तो ये हमारा धूप, हवा और नमी किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन ए है हमारा आंधी तूफान की, ऑप्शन बी है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, ऑप्शन सी है वर्षा बाढ़ की और ऑप्शन डी है प्राकृतिक आपदाओं की। तो बताइए धूप, हवा और नमी किसका प्रतीक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि उपयुक्त काव्यांश के अनुसार, ऊपर दिए गए जो काव्यांश है उसके अनुसार धूप, हवा और नमी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रतीक हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में बीज प्रतीक है, यानी बीज किसको बताता है? ऑप्शन ए संघर्ष का, ऑप्शन बी है साहस का, ऑप्शन सी है स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पादकता का, ऑप्शन डी है डर का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पादकता का। ठीक है, कविता में बीज स्त्री के अदम्य जिजीविषा है, उत्पादकता का प्रतीक है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ, पंक्ति में पेड़ हो जाना सूचक है। ऑप्शन ए माँ का बेटी के प्रति आसक्ति का, ऑप्शन बी है माँ का बेटी के प्रति उपेक्षा का, ऑप्शन सी है माँ का बेटी के प्रति करुणा का, ऑप्शन डी है माँ का बेटी के प्रति अधिकार का। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए माँ का बेटी के प्रति आसक्ति का। जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ में पेड़ हो जाना है माँ का बेटी के प्रति आसक्ति। ठीक है, आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत कविता में ऊपर दी गई कविता है वह समाज का बेटियों के प्रति उपेक्षा की कहानी है कि समाज में बेटियों की कैसी उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन बी है समाज का बेटियों के प्रति स्नेह को दर्शाती है, समाज कैसे बेटियों को स्नेह करता है ये बताती है। ऑप्शन सी है समाज का बेटियों के प्रति तिरस्कार की बात करती है कि बेटियां समाज में कैसे तिरस्कार बेटियों का किया जाता है उसकी बात करती है। तो ऑप्शन डी कह रहा है कि समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार जो हो रहा है उसके प्रति ये उपजी है कविता। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? मतलब ऐसी वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको हम अगर अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखें तो सीख सकते हैं? ऑप्शन ए है प्रथम भाषा, ऑप्शन बी है द्वितीय भाषा, ऑप्शन सी है गृह भाषा और ऑप्शन डी है मातृभाषा। देखो ये 15 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी हिंदी के रहेंगे क्योंकि मैंने आपको कल क्लास करा दी थी 15 क्वेश्चन से 15 पेडागोजी के रहेंगे, 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं। तो पेडागोजी में आपको अपना दिमाग जो होता है बिल्कुल खोल के पढ़ना होता है और आपको ना अध्यापक बनकर सोचना होता है कि अगर हमारे जो बच्चे होंगे अगर वो द्वितीय भाषा सीखना चाहेंगे, हमारे स्कूल के बच्चे द्वितीय भाषा सीखना चाहेंगे तो हम उसे कैसे सिखा सकते हैं। तो ना एक टीचर बनकर सोचना होता है कि औपचारिक स्थितियों में कैसे हम किस भाषा को सीख सकते हैं अध्यापक की मदद से। वो अध्यापक आपको खुद बनना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पेडागोजी इजली हो जाएगी क्योंकि ये आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए ही होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय भाषा। ठीक है, अगर हम अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थिति में कोई भाषा सीखते हैं तो वो द्वितीय भाषा होती है कि प्रथम भाषा तो वही भाषा होती है जो माता की भाषा होती है, जो माता बोलना सिखाती है वो प्रथम भाषा होती है जो अपने वो घर से सीखता है। ठीक है, लेकिन अपने विद्यालय में वो आकर द्वितीय भाषा सीखता है और जो वो अध्यापक की मदद से सीखेगा। ठीक है, तो हमारा व्याख्या कह रही है कि
द्वितीय भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। जो औपचारिक स्थितियां होती हैं उनमें द्वितीय भाषा को सीखा जाता है, प्रथम भाषा वो घर से सीखकर आता है। अध्यापक छात्रों को संवाद करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करके भाषा निर्देश में एक सूत्रधार के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। एक टीचर जो होता है वो क्या करता है कि एक सूत्रधार के रूप में अपनी भूमिका निभाता है अपनी भाषा के निर्देशों के लिए, ठीक है, आवश्यक संसाधन के रूप में। याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि वह मुख्यतः ऑप्शन ए अर्थ पर बल देता है और उपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। ऑप्शन बी है कि जो नियम होते हैं उन पर बल देता है और उपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं। ऑप्शन सी है नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है और ऑप्शन 4 है कि ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है। तो बताइए कि रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने से भिन्न है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। ठीक है, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस अर्थ में बंद होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि उसके अर्थ पर बल दिया जाए और उससे अपेक्षा की जाती है कि नियम प्रक्रिया के दौरान ही सीख लिए जाएं। हमारी व्याख्या भी ये कह रही है कि जो रचनावादी उपागम होते हैं वो संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने से भिन्न होते हैं। रचनावादी उपागम किस मायने में एक दूसरे से भिन्न होते हैं कि मुख्यतः अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। जब हम प्रक्रिया सिखाया जाए उसके दौरान वो नियम सीख लें और बल किस पे देगा, अर्थ पे। ठीक है, हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अच्छा बताइए कि क्या होता है कि सुझाव नहीं देते लोगों को, सीधे सीधे उन पर कह देते हैं कि हमें अब करना क्या चाहिए, मतलब उन्हें अब क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है रचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी है आदेशात्मक उपागम, ऑप्शन सी है वर्णात्मक उपागम और ऑप्शन डी है संरचनात्मक उपागम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदेशात्मक उपागम। ठीक है, वो आदेशात्मक उपागम होगा जिसमें सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कह दिया जाएगा कि उन्हें क्या करना है। आदेशात्मक मतलब आदेश देना, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, ना वर्णन करेंगे, ना सर्जना ना रचना, हम सीधे आपको आदेश दे देंगे कि आपको करना क्या, सुझाव वगैरह कुछ नहीं देंगे। ठीक है, तो सीधे अगर कह दिया जाए कि आपको क्या करना है तो वो आदेशात्मक उपागम होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि आदेशात्मक उपागम के अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। रचनात्मक उपागम में अच्छा क्या होता है, रचनात्मक शिक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र के पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। हर एक प्रत्येक छात्र का अपना क्या होता है, पूर्व ज्ञान, उसका पहले का ज्ञान, आस्था और कौशल होता है। उन सबका रचनात्मक उपागम में क्या किया जाता है, विधि इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो रचनात्मक उपागम में जिसमें छात्र के पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि आदेशात्मक उपागम में सीधे सीधे आदेश दिया जाता है, उन्हें सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे उन्हें बता दिया जाता है कि उन्हें करना क्या है। ठीक है, हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है अभिग्रहण, ऑप्शन बी है अनुकूलन, ऑप्शन सी है मूल्यांकन और ऑप्शन डी है समीक्षा। तो बताइए जब आप किसी अभ्यास में या फिर सामग्री में शिक्षार्थियों के जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अनुकूलन। ठीक है, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं आपको ध्यान रखने होंगे। जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन होते हैं तो उसे अनुकूलन कहते हैं। और अभिग्रहण क्या होता है, आशु बेल ने यह सिद्ध किया है, आशु बेल जो एक थे हमारे, उन्होंने सिद्ध किया है कि अभिग्रहण रटकर ही नहीं बल्कि समझकर भी हो सकता है। तो अभिग्रहण कैसे हो सकता है, कोई रटकर नहीं होगा बल्कि समझकर होगा। अभिग्रहण सीखना दो प्रकार का होता है, एक ऑप्शन है रटकर अभिग्रहण सीखना और ऑप्शन बी है अर्थपूर्ण अभिग्रहण सीखना। ठीक है, जब हम उसका अर्थ समझ कर सीखेंगे तो अर्थपूर्ण होता है, जब बिना समझे सीखेंगे तो रटकर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
कि योगात्मक आकलन ऑप्शन ए है निदानात्मक और उपचारात्मक है, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, ऑप्शन ए सी है शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के अध्ययन और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बताइए योगात्मक आकलन क्या है? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के अध्ययन और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, योगात्मक आकलन क्या है? शिक्षार्थी जो होते हैं उनके अध्ययन और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा कह भी रहा है कि योगात्मक आकलन शिक्षार्थियों के अध्ययन और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। छात्रों की विषय संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों को ज्ञात करना निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? जो छात्र होते हैं उनके जो विषय से संबंधित कठिनाइयां और कमजोरी होती है उनको ज्ञात करना ही निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। हर एक छात्र की अपनी कुछ कठिनाइयां होती है, कुछ समस्याएं होती है, कमजोरियां होती है, सबको ज्ञात करना ही निदानात्मक, नाम से लगता है निदान। ठीक है, निदान करना, तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं? ऑप्शन ए है समग्र भाषा, ऑप्शन बी है रचनावादी, ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक और ऑप्शन डी है व्यवहारवादी। तो बताइए किस उपागम के अंतर्गत किसी कोई बच्चा होता है उसको जो शब्दों की वर्तनी है वो गलत लिखने के बाद भी हम उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए उसे अच्छे अंक देते हैं? तो सही आंसर हो जाए भाषा। ठीक है, समग्र भाषा उपागम के अंतर्गत कोई बच्चा होता है अगर वो गलत वर्तनी भी लिखता है उसके बावजूद भी उसे समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो ये किस प्रकार का पठन कहलाता है? ऑप्शन ए है सरसरी तौर पर पठन, ऑप्शन बी है बारीकी से पठन, ऑप्शन सी है एक्स्ट्रापोलेशन पाठ्य के बाहर जाना और ऑप्शन डी है विश्लेषण। बताइए जब कोई विशिष्ट सूचना होती है उसको जानने के लिए हम पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं तो वह किस प्रकार का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बारीकी से पठन। ठीक है, जब किसी विशिष्ट सूचना कोई विशेष सूचना होती है उसको जानने के लिए हम उसकी पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं तो हमारी बारीकी से पठन कहलाता है। तो ऑप्शन रहेगा, व्याख्या हमारी कह रही है कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को विशेष सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो ये बारीकी से पठन कहलाता है। और पठन कौशल निम्नलिखित है: सस्वर पठन, मौन पठन, गहन पठन और व्यापक पठन। सस्वर पठन, मौन पठन बिल्कुल चुप रहकर पढ़ा जाता है, गहन मतलब अंतर से पूरा पढ़ा जाता है, व्यापक पठन ठीक है ये हमारे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं? ऑप्शन ए है पठन और लेखन, ऑप्शन बी है श्रवण और वाचन, ऑप्शन सी है श्रवण और पाठन और ऑप्शन डी है वाचन और लेखन। तो बताइए दो उत्पादक जो भाषा कौशल होते हैं उनमें कौन से शामिल होते हैं? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वाचन और लेखन। ठीक है, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है वाचन और एक होता है आपका लेखन। वाचन मतलब होता है बोलना और लेखन मतलब होता है लिखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दो उत्पादक हैं भाषा कौशलों में। आगे हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भाषा वे भाषा है जो बच्चे, इस तो प्रथम भाषा वाला पहले भी आया था, प्रथम भाषा वाला मतलब उसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन है, ये सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से आता है तो दूसरा अगर सेम आए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं, मतलब बहुत सारा हम प्रयास करते हैं तब जाकर हम आसपास के परिवेश से वो भाषा सीख पाते हैं। ऑप्शन बी है बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, मतलब खास कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हम आसपास के परिवेश से यूं ही सीख जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, कोई औपचारिक स्थितियाँ आ जाती तब सीखते हैं। और ऑप्शन डी है औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं या फिर औपचारिक स्थितियों में क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है।
जाता है। तो प्रथम भाषा यानी कि घर की भाषा, मातृभाषा, और वह भाषा हमें घर से सीखती है तो आसपास के परिवेश से हम सीख सकते हैं। देखो हमारे मम्मी क्या बोलती हैं, पापा क्या बोलती हैं, पास पड़ोस के अंकल आंटी क्या बोलते हैं, हमें सब कुछ सुनाई दे जाता है और हम धीरे धीरे उनसे सीखते भी रहते हैं कि अच्छा उसने ऐसे कहा, उसने अच्छा कहा, अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें हम सीखते हैं। तो वो कहते हैं बच्चों के सामने अच्छा अच्छा बोलो, ठीक है। तो वो क्या होती है, बिना प्रयास के सीख जाते हैं, कोई हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है उसमें। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित की जाती है प्रथम भाषा, ठीक है। तो और द्वितीय भाषा कहाँ से अर्जित की जाती है? द्वितीय भाषा विद्यालय से अर्जित की जाती है, जो हमारे टीचर्स लोग हमें सिखाते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? ऑप्शन ए है स्वर विज्ञान, ऑप्शन बी है आकृति विज्ञान, ऑप्शन सी है शुभानिकी और ऑप्शन डी है वाक्य विन्यास। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी शोभानिकी, ठीक है। जो ध्वनि का उत्पादन और बोध है तो उत्पादन और बोध है ध्वनि का शोभानिकी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि शोभानिकी ध्वनि का उत्पादन और बोध है। स्वर विज्ञान, शोभानिकी या स्वर विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोले जाने वाले ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, ये शोभानिकी या स्वर विज्ञान होता है क्या है? ये हमारे भाषा विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके द्वारा जब मानव भाषा बोलता है उसकी बोले जाने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषुक ड्रिल का अंश नहीं है? ऑप्शन ए विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, ऑप्शन बी है विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, ऑप्शन सी है विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं और ऑप्शन डी है विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं। तो ये हमारा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। श्रव्य भाषिक ड्रिल यानी कि जो हमारी भाषा सुनी जाती है, ठीक है, श्रव्य मतलब सुनना, भाषा का जो रूप सुना जाता है उस पर नहीं है। बहुत सही है हमारा ऑप्शन ए है, विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थी क्या करते हैं? आदर्श भाषा सुनते हैं। विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति को दोहराते हैं। बिल्कुल सही है। विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं, ये भी सही। लेकिन विद्यार्थी व्याकरण नियमों पर ध्यान देते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसे हमने गलत ही पूछा था तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? ऑप्शन ए है संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी है संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन सी है व्यवहारवादी उपागम और ऑप्शन डी है समग्र भाषा उपागम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी संप्रेषणात्मक उपागम, ठीक है। कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? तो संप्रेषणात्मक उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है, ठीक है। आगे हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? ऑप्शन ए है पाठ के साथ अंतःक्रिया करना, ऑप्शन बी है पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ऑप्शन सी है पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनना, ऑप्शन सी है प्रत्येक शब्द को पढ़ना। तो कौन सी विधि अर्थ पर आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक शब्द को पढ़ना, ठीक है। तो प्रत्येक शब्द को पढ़ना ही गतिविधि हमारी अर्थ प्रदायी गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी, जबकि पाठ के साथ अंतःक्रिया करना ये भी आएगी, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना ये भी आएगी, पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनना ना, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी। नहीं पूछा है तो हमारी डी वाली ही नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए है लचीलापन का अभाव। हमारे अधिगम में क्या होना चाहिए? लचीलापन का अभाव होना चाहिए, ज़्यादा कठोर नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी है अध्यापक केंद्रित शिक्षा जो होनी चाहिए, हमारा अधिगम जो लर्निंग होनी चाहिए वो किस पे केंद्रित होनी चाहिए? अध्यापक पे केंद्रित होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है बाल केंद्रित, यानी कि बच्चों का जो लर्निंग यानी अधिगम है वो बच्चों पर केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित। और चौथा है एक ही तरीके पर केंद्रित, सिर्फ किसी एक ही तरीके पर केंद्रित होनी चाहिए। देखो बच्चों की जो लर्निंग है, अधिगम योजना है, वो ना तो होनी चाहिए एक ही तरीके पर केंद्रित, क्योंकि एक ही तरीके पर कैसे केंद्रित होती? बच्चों का ना बहुकेंद्रित होनी चाहिए शिक्षा, मतलब सेंटर में बच्चा होना चाहिए, फिर वो हर तरीके से शिक्षा को सीख सके, कई सारे तरीकों से उसे सिखाया जा सके, ना ही एक ही तरीके से रट्टा मार के उसे सिखाया जा सके, ये नहीं हो सकता। फिर लचीलापन का अभाव, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, अपने को ही आप ले लीजिए कि आप छोटे से एक बच्चे हैं और आपको बहुत ही कठोर शिक्षा दी जा रही है कि आप
20 तक पहाड़े याद करके लाएंगे कल तक। अगर कल तक नहीं याद किए तो आपके 16 डंडे पड़ेंगे। एक छोटे से बालक को डंडे मारोगे बेचारा मर जाएगा, इतना क्यों उस पर दबाव डालना। तो लचीलेपन का अभाव नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, लचीलापन तो होना चाहिए। तो अभाव है मतलब अभाव का मतलब होता है नहीं होना, ठीक है। भाषा समझ लेना, लचीलापन का अभाव है कि लचीलापन शिक्षा में ना होना, अधिगम में, तो ऐसा ये भी गलत है। अध्यापक केंद्रित, पूरी की पूरी शिक्षा जो है वो एक अध्यापक पर केंद्रित होनी चाहिए, सेंटर में हो अध्यापक और क्या होनी चाहिए उसी पर केंद्रित हो। जैसे वो सिखाना चाहे वैसे वो बच्चों को शिक्षा सिखाए, मार कर पीट कर रटा कर, तो ये तो सही नहीं, तो ये भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बाल केंद्रित। अधिगम की योजना बाल केंद्रित यानी बच्चों पर केंद्रित ही होनी चाहिए। बच्चा जो होना चाहिए वो हमेशा सेंटर में होना चाहिए। टीचर्स और कक्षा में जितने भी हैं कई सारे तरीके और कई सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन बच्चे को केंद्र में रखकर बच्चा जो होगा अगर वो मेन होगा तो वो क्या करेगा कि सभी चीजों को अच्छे से सीख सकेगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है त्रुटि विश्लेषण, ऑप्शन बी है तुलनात्मक विश्लेषण, ऑप्शन सी है वाक्य विश्लेषण, ऑप्शन डी है शब्द विश्लेषण। तो बताइए गलतियों का विश्लेषण क्या कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है त्रुटि विश्लेषण। गलतियां मतलब त्रुटि मतलब मिस्टेक, ठीक है। तो कहते हैं तुमने कौन सी त्रुटि कर दी, तुमने कौन सी गलती कौन सी मिस्टेक कर दी, तो त्रुटि विश्लेषण ही कहलाता है गलतियों का अध्ययन। तुलनात्मक मतलब दो चीजों में तुलना करना, बाकी तो वाक्य होता है और शब्द होता है, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। हमारा सबसे पहले गद्यांशी आता है और गद्यांश जी होता है, बस आपको मन लगाकर पढ़ना होता है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारा गद्यांश है कि बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन ये जो बदल रहा है विकास के अर्थ में नहीं बल्कि बस्तर की उन परंपराओं के संदर्भ में है जो अपना जीवन काल पूरा करके अब अपने अवसान की ओर अग्रसर हो रही हैं। यहाँ यह सब जिस संदर्भ से संबंधित है वह बस्तर का सूर्य चंद्र का अनोखा लिपि शास्त्र है और वहाँ के आदिवासियों के पास उनके विशिष्ट आकार भावों मोटिफ में मालूम नहीं कब से सुरक्षित रहा। आकार भावों में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना तो हो ही चुका जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं। हम चकित रह जाते हैं कि सूर्य चंद्र पशु पंछी और अपने काल की जीव जगत की अनोखी लिपि में अपने किसी पूर्वज की स्मृतियों को अपने शरीर पर धारण किए हुए एक काष्ठ स्तंभ जाने कब से ऐसे ही खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। धूप हवा पानी सर्दी गर्मी को अपने पर झेलते हुए क्या इन्हें अपने आने की प्रतीक्षा होती है क्या कि अपने उस पूर्वज के विषय में हमें कुछ बता सकें जो इस गांव के लोगों की दृष्टि में कोई ऐसी गाथा हो सकती है जिसने हमारी तरह के बाद के दिनों में आने वाले लोगों को परिचित होना चाहिए। जो सुघड़ आकृतियाँ कंठ काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती हैं अपनी पारंपरिक बल्कि अनुष्ठानिक आकार भाव मोटिफ में वहीं की वहीं लाल पीले हरे चटक रंगों में प्रस्तर स्तंभों पर चित्रित हैं, लेकिन इनके काष्ठ माध्यम से प्रस्तर माध्यम में प्रवेश का अंतरण कलात्मक विघटन को दर्शाता है। यह विघटन कलात्मकता तक ही सीमित नहीं बल्कि बस्तर के आनुष्ठानिक सामाजिक चरित्र में आ रहे परिवर्तन का संकेत भी है। ठीक है, ये हमारी व्याख्या है और हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र शब्द है, तो बताइए चंद्र शब्द क्या है। ऑप्शन ए है तद्भव है, ऑप्शन बी है तत्सम है, ऑप्शन सी है देशज है और ऑप्शन डी है विदेशी। तो चंद्र और इसका मतलब क्या हो जाएगा चंद्रमा। चंद्र का होता है वो एक तत्सम शब्द होता है। ठीक है, चंद्र जैसा शब्द है तत्सम। हमारी व्याख्या कह रही है कि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द चांद होगा। चंद्र का क्या होगा चांद। ठीक है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से जी की त्यों निकल आते हैं, जबकि वो संस्कृत में आने के बाद जो हिंदी में आकर थोड़ा परिवर्तित हो जाते हैं तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे चंद्र का क्या हो गया चांद। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अवसान का विलोम है, तो आपको अवसान का विलोम बताना है। ऑप्शन ए आविर्भाव, ऑप्शन बी है समाप्ति, ऑप्शन सी है अंत और ऑप्शन डी है पतन। तो हमारा आदि का अंत होता है, आदि का मतलब आरंभ, अंत का मतलब होता है समाप्ति। पतन का उन्नति होता है, उन्नति का मतलब ऊपर जाना मतलब आगे बढ़ना, पतन का मतलब होता है नीचे गिरना।
ठीक है। और समाप्ति का होगा आरंभ, किसी भी चीज़ को आरंभ करना और किसी भी चीज़ को समाप्त करना, ठीक है। तो अवसान का विलोम पूछा है तो उसका उल्टा हो जाएगा आविर्भाव। उल्टा मतलब होता है कि विलोम, ठीक है। उल्टा क्या होता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो अवसान का होगा आविर्भाव, ठीक है। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि अवसान का विलोम शब्द आविर्भाव है। कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, आदि का अंत, उत्थान का पतन और समाप्ति का असमाप्ति, ठीक है। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सुघड़ शब्द में सु है, तो बताइए जो सु है वो क्या है, सु प्लस घड़ यानी कि सुघड़। ऑप्शन ए है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी चीज़ के शब्द के अंत में लगते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सु प्रथम लगा है। संज्ञा, किसी भी शब्द की किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के भाव को संज्ञा कहते हैं, तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपसर्ग। सु प्लस घड़ बराबर सुघड़, ये होता है उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आरंभ में लगते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग होगा सुघड़। वहीं प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है, जैसे कि लड़ाई, लड़ प्लस आई बराबर लड़ाई, इसमें आई जो है वो प्रत्यय है। संज्ञा जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। राधा जाती, राधा संज्ञा है। सर्वनाम जो होता है वो जो संज्ञा के स्थान पर लगता है, जैसे राधा जाती है, राधा खाती है, राधा जाती है और बह खाती है, तो राधा के स्थान पर बह लग गया तो ये सर्वनाम है, ठीक है। याद रखना। हमारी व्याख्या कह रही है कि सुघड़ शब्द में सु उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द अंश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण कहते हैं, जैसे कि स्वागत, सुयश आदि। स्वागत में सु प्लस आगत लगा है और सुयश में सु प्लस यश लगा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विघटन का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची मतलब होता है कि समान अर्थ देने वाला, तो इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है ध्वंस, ऑप्शन बी है छीड़ता, ऑप्शन सी है नाश, ऑप्शन डी है निर्माण। तो ध्वंस का देखो, मान लो हमें ये बारे में नहीं पता है। निर्माण मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का निर्माण करना, नया बना देना। नाश का मतलब होता है उसका विनाश कर देना और ध्वंस का मतलब होता है समाप्त कर देना। छीड़ता भी वही होता है। तो तीनों एक सा अर्थ दे रहे हैं पर निर्माण नहीं दे रहा, तो यही हो जाएगा। तो विघटन का पर्यायवाची निर्माण नहीं है, जबकि ध्वंस, नाश और छीड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि विघटन का पर्यायवाची निर्माण नहीं है, जबकि निर्माण रचना या बनावट का पर्यायवाची है, जबकि ध्वंस, छीड़ता, नाश, पतन, विध्वंस, क्षय, विनाश आदि विघटन के पर्यायवाची हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है। ऑप्शन ए है अल्प समय तक बनी रहकर, ऑप्शन बी है दीर्घ काल तक बनी रहकर, ऑप्शन सी है बहुसंख्यक द्वारा मान्य रहकर, ऑप्शन डी है वेद होने पर। तो बताइए कोई भी प्रथा परंपरा कैसे बन जाती है। कोई भी चीज़ जब एक लंबे समय तक चल रही आती है तो वो परंपरा कहलाती कहती है। वो कहते हैं हमारे यहाँ ये परंपरा है, यानी बहुत समय से 4-5 पीढ़ियों से ज़्यादा तक चली आ रही है, यानी कि दीर्घ काल तक बनी रहती है। अल्प समय में नहीं होगा, बहुसंख्यक द्वारा वेद होने पर नहीं। जो दीर्घ काल तक बनी रहती है उसे हम परंपरा कहते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि बस्तर के विशिष्ट आकार भावों मोटिव में निम्नलिखित चित्र नहीं है। ऑप्शन ए सूर्य चंद्र, ऑप्शन बी है पशु पंछी, ऑप्शन सी है शिव पार्वती, ऑप्शन डी है अनुष्ठानिक चित्र। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी शिव पार्वती। बस्तर के विशिष्ट आकार भावों मोटिव में शिव पार्वती के चित्र नहीं है, जबकि सूर्य चंद्र, पशु पंछी अनुष्ठानिक चित्र हैं, ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि बस्तर के विशिष्ट आकार भावों मोटिव शिव पार्वती के चित्र नहीं है, जबकि सूर्य चंद्र, पशु पंछी तथा अनुष्ठानिक चित्र बस्तर के विशिष्ट आकार भावों यानी मोटिव के चित्र हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि इन आकार भावों यानी मोटिव का रंग है। ऑप्शन ए है लाल, पीला, हरा, ऑप्शन बी है हरा, नीला, गेरुआ, ऑप्शन सी है गेरुआ, पीला, नीला और ऑप्शन डी है नीला, काला, लाल। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए लाल, पीला और हरा। इन आकार भावों यानी कि जो मोटिव का रंग है वो रेड, येलो एंड ग्रीन यानी कि लाल, पीला और हरा है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आकार भावों यानी मोटिव में प्रचलित मोटिव है, तो बताइए कि ऑप्शन ए है सामाजिक राजनीतिक, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी है धार्मिक अनुष्ठानिक और ऑप्शन डी है प्राकृतिक। तो बताइए आकार भावों यानी मोटिव में जो प्रचलित मोटिव है वो कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठानिक। आकार भावों यानी मोटिव में प्रचलित मोटिव है धार्मिक अनुष्ठानिक, ठीक है।
9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है। ऑप्शन ए है बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है। ऑप्शन बी है पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं। तीसरा कह रहा है इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है। और चौथा कह रहा है कि सुघड़ आकृतियां कष्ट स्तंभों पर उकेरी जाती हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पुरानी होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं। ये गलत है क्योंकि उसे हम परंपरा कहते हैं, न कि त्योहार। ठीक है। बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है। सुघड़ आकृतियां कष्ट स्तंभों पर उकेरी जाती है, सभी सही हैं। जबकि कोई भी चीज़ जो होती है पुरानी होने पर त्योहार नहीं, परंपरा कहलाती है। ठीक है। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के आधार पर पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं, ये सही नहीं है। गद्यांश के अनुसार इसका सही वाक्य है कि पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं, बाकी सब सही हैं। आगे हमारा काव्यांश आ गया है, तो काव्यांश भी एक आएगा, इससे हमारे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से पढ़ लेना। तो काव्यांश को पढ़कर पूछेंगे, प्रश्न के उत्तर दीजिए। मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, खालिश मिट्टी और नीचे दबे धरोहरों के साथ उसमें शायद बची रह जाएगी बारिश के बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट कुछ चांदनी, उनमें शायद बची रह जाएगी चींटियों की बाबी, चिड़ियों की चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिसमें बांसुरी की आवाज़ गूंजती होगी। और 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि खाली शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है सच्चा, ऑप्शन बी है विशुद्ध, ऑप्शन सी है मिश्रित और ऑप्शन डी है दूषित। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विशुद्ध। खाली शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो विशुद्ध होता है। ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि खाली शब्द का पर्यायवाची विशुद्ध है। खालिश के अन्य पर्यायवाची हैं असली, खरा, अनमेल, मतलब किसी का सम्मेल ना हो तो अनमेल कहते हैं, आमिष, शुद्ध आदि। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी है बड़ी ई, ऑप्शन सी है नी, ऑप्शन डी है नी। चांदनी, चांद प्लस नी बराबर चांदनी, यानी कि ऑप्शन ई। ठीक है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा चांदनी। चांदनी शब्द में नी प्रत्यय है। नी प्रत्यय से बने अन्य शब्द हैं करनी, चटनी, कटनी, मरनी आदि। कर प्लस नी, चट प्लस नी, कट प्लस नी, मर प्लस नी, चांद प्लस नी बराबर चांदनी। ठीक है। सब में लगा, नी प्रत्यय सब में लगाए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि कवियत्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है। ऑप्शन ए है जमीन का एक टुकड़ा, ऑप्शन बी है धूप की गर्माहट, ऑप्शन सी है कुछ चांदनी और ऑप्शन डी है विस्फोटक दुनिया। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विस्फोटक दुनिया। कवियत्री विस्फोटक दुनिया नहीं बचा लेना चाहती है, जबकि धूप की गर्माहट, जमीन का एक टुकड़ा और कुछ चांदनी बचा लेना चाहती है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा। पंक्ति से अभिव्यक्ति है कि उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक कटाक्ष। ऑप्शन बी है मनुष्य प्रकृति के आदाम रिश्तों की झटपटाहट, ऑप्शन सी है प्रकृति के क्षरण पर रोष और ऑप्शन डी है प्राकृतिक संपदा की रक्षा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्तों की झटपटाहट। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है। तो बताइए इस कविता में किस धरोहर का नहीं है। ऑप्शन ए है कुछ चांदनी, ऑप्शन बी है धूप की गर्माहट, ऑप्शन सी है बारिश की बूंदों की कमी, ऑप्शन डी है चिड़ियों की चहचहाट। जो भी हमने पूरी पोएम पढ़ी थी उसमें हमने कुछ चांदनी पढ़ा था, धूप की गर्माहट पढ़ी थी, बारिश की बूंदों की कमी पढ़ी थी, लेकिन चिड़ियों की चहचहाट नहीं पढ़ी थी, यानी कि ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध क्या से है, यानी कि हमने जो पोएम पढ़ी उसमें बांस का जो झुरमुट है उससे बांसुरी का क्या संबंध है। ऑप्शन ए है बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लेख की खोज, ऑप्शन बी है बांसों के नष्ट होने जाने की चिंता, ऑप्शन सी है बांसों के बजाय अन्य धातुओं से बांसुरी बनाने की पीड़ा और ऑप्शन डी है बांसों से घने जंगल के बढ़ते जाने का डर। सही आंसर हो जाएगा बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लेख की खोज। ठीक है। हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है, यानी कि हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है उसमें 5 निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है कि ज्ञान को विद्यालय से बाहर
के जीवन से जोड़ना, यानी कि हमारे स्कूल का जो ज्ञान होता है विद्यालय का उसको हम बाहर के जीवन से जोड़ें। दूसरा कह रहा है कि सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित ना हो, कि मतलब जो रट्टा मारते रहते हैं बच्चों को सिखाते रहते हैं, जिन्हें समझ में तो कुछ नहीं आता उस रट्टा मरवाते हैं, उस पर आधारित ना हो। तीसरा कह रहा है कि पाठ्यचर्या को इस प्रकार से संबद्ध करना कि वे बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि विज्ञान को इस तरह से बनाना कि वो बच्चों को जो है विकास है उसमें मदद करे, उसके डेवलपमेंट में सहयोग दे, और साथ ही वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि जो किताब में लिखा है उसको ही बता दो। चौथा कह रहा है कि व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना। ठीक है, तो इसमें से बताइए कौन सा हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि पाठ्यचर्या को इस प्रकार से संबद्ध करना कि बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। हमारी व्याख्या कह रही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में पाठ्यचर्या को इस प्रकार से संबद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो शामिल नहीं है। ठीक है, आगे हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। तो बताइए कि भाषा की जो अंतर संबंधित व्यवस्था है उसमें क्या शामिल है। ऑप्शन ए है ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, ऑप्शन बी है ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ऑप्शन सी है ध्वनि विज्ञान आकृति विज्ञान वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान, ऑप्शन डी है वाक्य विन्यास आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास जो है वो शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। तो बताइए किसके द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है सिमुलेशन, ऑप्शन सी है रोल प्ले, ऑप्शन डी है प्रतियोगिता। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति के द्वारा जो शिक्षार्थी होते हैं उनको व्यक्तिगत जो भूमिकाएं होती हैं उनके आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में जो लक्ष्य भाषा होती है उसके प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। हमारी आगे बढ़ते हैं और 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः ये किसका विचार था, यानी कि इन चारों में से वो कौन था जिसने ये कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है यानी लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी होती है उसके साथ ही वो पैदा होते हैं। ऑप्शन ए है यस वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी है इवान पेवलोव, ऑप्शन सी है नॉम चॉम्स्की और ऑप्शन डी है जीन पियाजे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉम चॉम्स्की। ठीक है, नॉम चॉम्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो किसके साथ पैदा होते हैं, भाषा लर्निंग के साथ ही पैदा होते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने काट खाई और फिर मैंने हंसी शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, ऑप्शन बी है नियमों का अति सामान्यीकरण, ऑप्शन सी है वाक्य प्रयोग में असावधानी और ऑप्शन 4 है भाषा की समझ ना होना। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए व्याकरण नियमों की जानकारी ना होना। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, ये शर्मिला का जो भाषा प्रयोग है वो मुख्यतः व्याकरण नियमों की जानकारी ना होना यानी व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित कारणों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से ऑप्शन ए केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, ऑप्शन बी है बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, ऑप्शन सी है बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है और ऑप्शन डी है बच्चे दूसरों के विचार से परिचित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता का विकास का अवसर मिलता है। ठीक है, लिखित कार्य जो होते हैं उसमें हम बच्चों की सहायता लेते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे की जो हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई सामग्री है उसको पढ़ सकते हैं, उसके सब प्रावधान होते हैं और अवलोकन क्षमता का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं
ठीक है, आगे हमारी व्याख्या भी यही कह रही है कि लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री के पढ़ने का अवसर मिल जाता है। यानी कि वो जान जाते हैं कि दूसरे के हाथ से लिखी हुई सामग्री कैसी है, यानी वो कैसे लिखते हैं, ऐसे उनकी हैंड राइटिंग है। अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलेगा और बच्चों को जब दूसरे के लिखित कार्यों की जांच करने का मौका मिलेगा तो उसकी कमियों और अच्छाइयों को जान सकेंगे, जिससे उनकी अपनी भी कमियों को पूरा करने का प्रयुक्त अनुभव हो जाए। यानी कि दूसरे अगर कोई गलती करेंगे तो बच्चे देखेंगे कि इसने ये वाली गलती की, अच्छा मुझे ये वाली गलती नहीं दोहरानी है। तो देखिए इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे की गलतियों से सीख पाएंगे और स्वयं वो गलती करने से बचेंगे। ठीक है, क्योंकि जीवन इतना छोटा होगा कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखे तो कभी नहीं सीख पाएगा, तो दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि, यानी कि जो हमारे लोकगीत हैं उन्हें हमें भाषा की कक्षा में जरूर स्थान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ऑप्शन ए है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी है लोकगीत गाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। और चौथा है कि इससे बच्चे संस्कृति विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा डी, यानी इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। ठीक है, जो लोकगीत होते हैं उनको भाषा की कक्षा में स्थान दिया चाहिए, जिससे बच्चे जो होंगे वो लोग अपनी संस्कृति विशेषताओं से परिचित होंगे और दूसरों की लैंग्वेज को भी समझ सकेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, यानी सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न बनवाएंगे तो इससे क्या होगा? ऑप्शन ए है कि इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं है। बच्चों को पता चल जाता है कि जो प्रश्नवाचक होते हैं वो उससे परिचित है बच्चा कि नहीं परिचित है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों को पाठ में कितनी गहराई से समझा है, यानी कि जो पाठ उसने पढ़ाया है टीचर ने कितने अच्छे ढंग से पढ़ाया है, लेकिन फिर भी बच्चे को अच्छे ढंग से समझ में आया है, यानी कितने अच्छे ढंग से उसे समझ में आया है, ये सारी उसे बातें पता चलेंगी। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। और चौथा कह रहा है कि प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ठीक है, पाठ पढ़ने के बाद हम बच्चों से प्रश्न इसीलिए बनवाते हैं कि हम जान सके कि शिक्षक के यानी कि शिक्षक होते हैं तो ये जान सकता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा, यानी कि समझा भी है कि नहीं समझा है। ठीक है, समझा होगा तो अच्छे से प्रश्न बना लेंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? ऑप्शन ए है कि सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। ऑप्शन बी है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। तीसरा कह रहा है कि बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। और चौथा कह रहा है कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, किसी भाषा कक्षा में यानी भाषा लैंग्वेज की क्लास चल रही है, उसकी कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में ये कथन बिल्कुल सही नहीं है कि कल्पना शक्ति का विकास होता है। बाकी सही है कि सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, बच्चों को शब्द भंडार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में ये कहना कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है उचित तर्क नहीं है। जबकि भाषा की कक्षा कहानी कथन से बच्चों के शब्द भंडार में विकास होगा तथा उन्हें भाषा सुनने के परिवेश के साथ साथ उनके अवलोकन यानी कि उनके ऑब्जर्वेशन की क्षमता का भी विकास होगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए है कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। तीसरा कह रहा है कि भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और चौथा कह रहा है कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। सही हो जाएगा, भाषा एक अर्जित योग्यता है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा होती है वो एक अर्जित योग्यता होती है। हमारी व्याख्या कह रही है कि एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है यानी लैंग्वेज है एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक थे, उसने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। वाइगोत्स्की कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बालकों के सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट से संबंधित जो सिद्धांत है उसका संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि बालक के विकास में समाज का क्या योगदान है, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है। वे कहता है कि
भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, सही नहीं है। जबकि भाषा अर्जित करना और भाषा अधिगम में अंतर होता है, क्योंकि भाषा अर्जन से आशय है कि हमने क्या सीखा और भाषा अधिगम से तात्पर्य कि हमने क्या सीख रहे हैं। ठीक है, हमारा भाषा परिवेश जितना संबंध और विस्तृत होगा उतना ही हमें भाषा सीखने में सरलता होगी। भाषा के आधार पर जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से हम लैंग्वेज को सीख पाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ऑप्शन बी है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ऑप्शन सी है भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। और चौथा कह रहा है कि समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ये सही नहीं है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। पहला कह रहा है कि अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। दूसरा कह रहा है कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि भाषा परिवेश का निर्माण किया गया ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। चौथा कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है, बलपूर्वक कभी नहीं होगी। हम सिर्फ पुस्तकों का निर्माण नहीं करेंगे, अधिकाधिक प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सोवलीन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन बी है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन सी है अक्सर खाने से मना कर देता है, और ऑप्शन 4 है अपनी ही कार्यों में लीन रहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है सोवलीन विकार वाला बच्चा। 29वां क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। ऑप्शन ए है कि भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। ऑप्शन बी है संदर्भ भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। तीसरा कह रहा है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। चौथा कह रहा है कि बोलना कौशल पर बल देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि द्विभाषी विधि। ऑप्शन बी है अनुवाद विधि। ऑप्शन सी है व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष विधि। सही आंसर हो जाए प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। ठीक है, सो डी स्टूडेंट देते हैं हमारे सीटेट के प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। साथ ही इसके शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट अपडेट सभी के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 123 के नाम से। हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, सुबह की करंट अफेयर 10 बजे देखा कीजिए, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, सारे प्रीवियस ईयर देख डालिए। बिहार शिक्षा भर्ती 2.0 के इस बार पेपर करा रहे हैं, वो भी देख लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस video, then like, subscribe and share, and don't forget to subscribe this channel. Thank you, bye. Keep loving, keep sharing and keep watching.